I don't know whether or not to say anything because it is a little embarrassing. I thought he was extremely cocky. I was told. Yeah, that girl quit because of Randy. Sorry. कई लोग रैंडी ऑर्टन की बैकस्टेज स्टोरीज से वाकिफ हैं, लेकिन उसकी अनप्रोफेशनल हरकतों का असली लेवल सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। बहुत कम ही रेसलर्स होंगे जिन्होंने ऑर्टन जितने कांड किए हों और इतनी बार लिमिट्स क्रॉस की हों। फैंस उसके ज़बरदस्त RKO और पर्सनैलिटी के दीवाने हैं, पर पर्दे के पीछे ऑर्टन लंबे समय तक एग्रेसिव और घमंडी थे। वही पुराना रैंडी ऑर्टन आज भी कभी कभी बाहर आ जाता है। जेल की सज़ा से लेकर ड्रग्स के नशे तक, चोरी से लेकर अफेयर्स तक। ये डॉक्यूमेंट्री दिखाती है रैंडी ऑर्टन का वो पहलू जो अक्सर छुपा रह जाता है। Boys, we're not here to make friends. We're here to make money. There's a lot of drugs were involved too. I am Randy Orton. You want to look cool? I'm always Say it to my face. Why are you turning red? I'm serious. I'm always cool. I'm serious. I'm serious. No, look at me. Look at me. Look at me. Look at me. यंग रैंडी ऑर्टन का बचपन फ्लोरिसेंट मिसूरी में बीता, जहां उसने रिबेल बनकर एक गुंडे की इमेज बना ली। लोकल हेजलवुड हाई स्कूल में वो क्लासमेट्स को बुली करता था। स्कूल में लड़ाई करना तो आम बात थी और ज़्यादातर वो जीतकर ही निकलता था। उसके एग्रेसिव और सेल्फ सेंटर्ड नेचर की वजह से टीचर्स के लिए रैंडी को संभालना लगभग नामुमकिन था। वो फियरलेस था, कॉन्फिडेंट था और उसे किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं लगती थी। लेकिन उसी दौर में ऑर्टन लड़कियों के बीच बेहद पॉपुलर था। स्कूल टाइम में उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही थीं। टीनेज उम्र में ही उसने रेसलिंग शुरू कर दी थी और तभी से उसके अंदर छिपा रेसलर वाला DNA साफ दिखने लगा था। उसके पिता बॉब ऑर्टन 70s और 80s में रेसलिंग करते थे और दादा बॉब सीनियर भी रेसलिंग लेजेंड हैं। 1998 में हाई स्कूल पास करने के बाद ऑर्टन को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। वो दोस्तों के साथ अक्सर वक्त बिताते, पहले जमकर ड्रिंक करते और फिर खाली बियर कैंस पर शूट करते। इसके बाद पूरी गैंग किसी लोकल बार पहुंच जाती थी। वहां वो पूल खेलते, शराब पीते और पूरी रात लड़कियों से फ्लर्ट करते। करीब 2 साल तक रैंडी ऑर्टन की जिंदगी ऐसे ही चलती रही, लेकिन वो ये सब से बोर होने लगे थे। रैंडी को अब किसी चैलेंज की तलाश थी। 18 साल की उम्र में ऑर्टन ने मरीन्स ज्वाइन करने का फैसला लिया। जब उसकी माँ ने पूछा कि मरीन्स में ही क्यों जाना है, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मुझे हथियार पसंद हैं। वहां उसने 4 साल की सर्विस के लिए कमिटमेंट कर दी। लेकिन बूट कैंप के शुरुआती दिनों में बेसिक ट्रेनिंग के दौरान ऑर्टन टूटने लगा। फिजिकली नहीं, सोशली। उसका एरोगेंट रवैया जल्दी ही उसके साथियों को चुभने लगा। जैसे स्कूल में होता था, वैसे ही बूट कैंप और इन्फेंट्री स्कूल में भी उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। फ़र्क बस इतना था कि जहां स्कूल यार्ड में वो ज़्यादातर फाइट्स जीत जाता था, वहीं मरीन्स में उसके सामने और भी सख्त और ख़तरनाक अपोनेंट्स थे जो कई बार उसे बुरी तरह पीट देते। बाद में खुद ऑर्टन ने माना कि मरीन्स के बीच उसे बहुत बुली किया गया था। ट्रेनर्स भी उसके साथ सख्ती से पेश आने लगे और जल्द ही रैंडी को समझ आ गया कि उसने गलत फैसला ले लिया है। वो मरीन्स से बाहर निकलना चाहते थे। बाद में वो खुद मानते हैं कि उसी दौर में उसे एहसास हुआ कि वो अपने देश के लिए जान देने जितने बहादुर नहीं है। यहीं पहली बार रैंडी को समझ आया कि हिम्मत और घमंड में फ़र्क होता है, और वो दोनों को एक ही समझ बैठा था। This is the part where I don't know whether or not to say anything because it is a little embarrassing. I looked into different ways on how you could get discharged. वो ये भी दावा करते हैं कि उसने एक इंजरी फेक की, ये दिखाने की कोशिश की कि वो चल भी नहीं सकते। लेकिन ये कहानी नहीं चली। उल्टा रैंडी ऑर्टन ने अपने साथियों और सीनियर्स के बीच और ज़्यादा रिस्पेक्ट खो दी। वैलेंटाइंस डे 1999 पर ऑर्टन बस पकड़कर 2 दिन के लिए घर भाग गया। मिलिट्री में बिना इजाज़त गायब होना साफ साफ जुर्म है, लेकिन उसे इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो अपने पुराने शहर लौटा, दोस्तों के साथ जमकर दारू पी और फिर से पूरी रात औरतों के साथ फ्लर्ट करा। उसके सीनियर्स ने साफ चेतावनी दे दी कि अगर वो वापस नहीं आया तो नतीजे बहुत कड़े होंगे।
मगर रैंडी फिर भी नहीं लौटा और इसी फैसले ने उसे सीधा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मिलिट्री कोर्ट ने अनऑथोराइज्ड एब्सेंस और ऑर्डर ना मानने की वजह से उसे 110 दिन की कैद की सजा सुना दी। ये वही रैंडी था जो हमेशा लड़कर निकल जाता था, लेकिन इस बार लड़ने के लिए सामने कोई नहीं था। वो पूरी तरह अकेला था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ऑर्टन जेल में दिन और रात गुजार रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूमता कि मैं इतने गलत मोड़ पर कैसे आ गया, और वहीं से उसकी सोच रेसलिंग की दुनिया की तरफ घूम जाती। उसे अपने पिता और दादा का भी बहुत ख्याल आता। Just, you know, counting the days. जब मिलिट्री ने ऑर्टन को बाहर निकाला तब तक उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वो अपने पिता से खुलकर बात जरूर करेगा। I went upstairs because I was living in my parents' basement. I said, Dad, you know, is there any chance you think that I could be a WWE superstar? बॉब ऑर्टन ने अपने बेटे को रेसलिंग की सच्चाई दिखाई। उसने बताया कि रेसलर बनना जिंदगी रोड पर बिताने जैसा होता है, जहां फैमिली ज्यादातर पीछे छूट जाती है। अक्सर ये करियर शादी और बच्चों की कुर्बानी मांगता है, क्योंकि बॉब खुद भी इस चीज का शिकार हो चुके हैं। एक इंटरव्यू में वो भारी मन से मानते हैं कि रेसलिंग की वजह से रैंडी के साथ उनका रिश्ता कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था। When Randy was in school, and I'd fly home in the morning and out in the afternoon, of course, if it was during the school year, I wouldn't get to see him at all. I probably got to see him, gosh, now this is going to sound horrible, but maybe 10, 12 days a year. बॉब ने रैंडी को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी और जिद पकड़े रहा कि उसे तो रेसलिंग ही शुरू करनी है। जेल से छूटने के कुछ ही समय बाद रैंडी ने छोटी मोटी रेसलिंग लीग्स में रेफरी का काम शुरू कर दिया। इसी के साथ रात को वो एक गैस स्टेशन पर भी काम करता था। I work at a gas station, midnights, so I'm like a vampire, up all night, sleeping like pretty much all day. And then I start watching wrestling again. And it just so happened that WWE was going to be in town. And I said, well, heck, you know, I'll take you down. We'll get you introduced to everybody and see what happens. पिता के कॉन्टैक्ट्स की मदद से उसे WWE का एक डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वो भी अपने बाप दादा के रास्ते पर चल पड़ा। वहीं उसकी मुलाकात बहुत ही टैलेंटेड रेसलर्स से हुई, जैसे जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर और बटिस्टा। I thought he was extremely cocky. He didn't know anything about the business when he got into the business, but he belongs in the ring. Cockiness aside, you couldn't ignore the undeniable talent. I just saw this natural, pure, God-given ability that can't be taught. He's gifted. He's truly gifted in the ring. And you could see that even when he didn't know anything or know what he was doing. ऑर्टन अच्छा था, बहुत अच्छा, एक नेचुरल टैलेंट। WWE के ऑफिशियल्स ने शुरू से ही उसमें बड़ा स्टार देख लिया था। इसी कारण उसके अनप्रोफेशनल बिहेवियर को दूसरों की तुलना में हल्के में लिया गया। ये लगने लगा कि रैंडी पर कोई नियम लागू ही नहीं होता। Randy Orton was the guy we looked at and said, okay, he's got all the tools, he's got the it factor, he's got everything. The business is in his blood. Third generation superstar. The man has every gift that a man can be given. बैकस्टेज रैंडी की इमेज जल्द ही खराब हो गई, इसलिए क्योंकि ट्रिपल एच और विंस मैकमैन ने एक नए चेहरे के रूप में उसे एवोल्यूशन में एक बड़ा पुश दे दिया। You go from being a very popular guy in the locker room to being a very disliked guy in the locker room because, you know, everybody's jealous of the spot. You're going to go from being nothing in a nothing spot in essence to being in the main events. मेंटोर के तौर पर ट्रिपल एच ने रैंडी ऑर्टन को चेतावनी दी कि बाकी रेसलर्स जानबूझकर उसे रिंग में चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि उसकी जगह खुद ले सकें। उस समय ऐसा करना आम बात थी। People want to, AOP accidentally on purpose. Oh, I didn't mean, I'm sorry that I broke your elbow, that I dislocated your shoulder socket or that I did that. I didn't mean to do that. I guess that I'm taking your spot now. बॉब हॉली उन पुराने रेसलर्स में थे जिनकी ऑर्टन से बैकस्टेज बनती नहीं थी।
हॉली नए आए रेसलर्स को रिंग में आजमाते थे। रैंडी ऑर्टन के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। ऑर्टन ने अपने शुरुआती दिनों में तो इसे सह लिया, पर बाद में माना कि इसी बात की वजह से वो हॉली को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। लेकिन इसी प्रेशर ने ऑर्टन को और शार्प कर दिया। हर मुश्किल उसके लिए एक लेसन बनती चली गई। ऑर्टन ने कम समय में खुद को साबित कर दिया। वो जल्दी सीख जाते थे और रिंग में उनके मूव्स और सीक्वेंसेस नेचुरल, स्मूथ और एफर्टलेस लगते थे। Look out, Randy! And Randy Orton, the RKO! Beautiful! Out of nowhere! Randy's ability in the ring, a lot of it, if you watch him move, he's just extremely smooth. He's a thoroughbred, no doubt about it. It's effortless. He is destined for greatness. Typical third generation guy. It's just something about him. Everything he does is just perfect. The best natural talent that I've ever been in the ring with. In a way, it reminds me of Shawn Michaels in the ring in that Randy does amazing things and makes it look like it just happened. Randy Orton may be the man around here sooner than we think. एवोल्यूशन के बाद ऑर्टन ने WWE में अपनी जगह पक्की कर ली। समर स्लैम 2004 में डेब्यू के सिर्फ 2 साल बाद उसने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली। ये जीत उसके करियर का टर्निंग पॉइंट था और साथ ही एक नया WWE रिकॉर्ड भी। 24 साल की उम्र में ऑर्टन इतिहास का सबसे यंग WWE वर्ल्ड चैंपियन बना। इस जीत के साथ रैंडी ने फैंस और WWE रोस्टर दोनों का भरोसा भी जीत लिया। अब वो कंपनी के टॉप स्पॉट पर पहुंच चुके थे। रैंडी ऑर्टन की बैक स्टेज रेपुटेशन थोड़ी अलग थी। ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर और बटिस्टा जैसे बड़े स्टार्स उसके साथ काम करना पसंद करते थे। उन्हें उसमें टैलेंट दिखता था, एक फ्यूचर टॉप स्टार। लेकिन बाकी रेसलर्स को ऑर्टन से चिढ़ थी, उसके घमंडी रवैये से और इस बात से कि वो हमेशा सबसे खूबसूरत लड़कियों को पटा लेता था, जैसा केविन नैश बताते हैं। Him and Jindrak were good buddies. They were getting ass everywhere, and they were like hot smoking. रैंडी अक्सर उन फीमेल फैंस के साथ सोता था जो उसे अट्रैक्टिव लगती थीं। शो के बाद होटल बार या क्लब में जब भी पार्टी होती, ज्यादातर सबसे हॉट लड़कियां रात के अंत में रैंडी ऑर्टन के रूम ही जाती थीं। फिर अगले दिन वो इन्हीं लड़कियों को बिना किसी परमिशन के बैक स्टेज घुमा रहा होता था। इससे कुछ रेसलर्स और भी ज्यादा भड़क जाते थे। It got so much heat on Randy because it was such sweet ass. ऑर्टन ने WWE की फीमेल रेसलर्स और एम्प्लॉइज को भी डेट किया। लिस्ट काफी लंबी है। अपने WWE करियर की शुरुआत में उनके साथियों ने कई बार उन्हें डॉन मैरी के होटल के कमरे में जाते देखा। उसके छोटे छोटे अफेयर मिकी जेम्स, स्टेसी कीबलर और कैंडिस मिशेल के साथ भी रहे। फिर ऑर्टन की नजर पड़ी रोशेल लोवेन पर, एक नई WWE डीवा। लेकिन पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच टेंशन पैदा हो गई। रैंडी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे ना पहचाने। उसके नज़र में ये डिसरिस्पेक्ट थी। WWE में अपने पहले दिन लोवेन ने मजाक में पूछ लिया, ये रैंडी ऑर्टन कौन है? जब ऑर्टन के कानों तक ये बात पहुंची, वो भड़क गया। ये बात उसने अपने ईगो पर ले ली और बदला लेने का मन बना लिया। कुछ रूमर्स के मुताबिक रैंडी ने उसके पर्स में पेशाब तक कर दिया था। लोवेन ने इसे तो नकारा, लेकिन यह भी कहा कि वो उससे ऐसी हरकत की उम्मीद रख सकती है। उसके मुताबिक ऑर्टन ने उसके बैग में सेल्फ टैनर और बॉडी ऑयल डालकर उसे बर्बाद कर दिया और उसके कई कीमती सामान भी खराब कर दिए। लोवेन का कहना है कि ऑर्टन बार बार उसे बुली करता रहा। अलास्का की एक फ्लाइट पर हालात इतने खराब हो गए कि उसके बाद लोवेन ने जॉब ही छोड़ दी। लेकिन ऑर्टन का बैक स्टेज बुली करना यहीं नहीं रुका। अगला निशाना बनी एमी वेबर। एक फ्लाइट में रैंडी पर आरोप है कि उसने अचानक उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वो सीधे जमीन पर गिर गई। मरिया कनेलिस ने भी ऑर्टन का ये घटिया रूप करीब से झेला है। For a while, Randy was rude to me, but I just continued to take it, nod my head, and go, "Okay, Randy, you're right. Okay, Randy, you're right. Okay." And then he was like, "Oh, this is boring. New girl." एक बार साथ में ड्राइव करते वक्त ऑर्टन ने गाड़ी में ही बिना किसी वजह पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। Randy decides to start shooting fireworks at us, and let me just say that was one of the scariest moments of my life
because I thought the whole freaking car was going to blow up like out of a movie or something. I was scared. ऑर्टन की बचकानी हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थीं। बैकस्टेज वो अक्सर बदतमीजी करता और टूर बस जब निकलने वाली होती तो ज्यादातर वही लेट होता था। ट्रिपल एच ने उसे कई बार अलग ले जाकर समझाया और डांट कर चेतावनी भी दी। We had a very heated conversation about it, and Randy said, God, Hunter, I'm just, I'm young and I'm dumb. It's just me being young and stupid. And I said, okay, Randy, then tell me what the exact age is that you're not young and stupid anymore, because it's ridiculous and that's a bullshit excuse. और इसका अंजाम भी उसे भुगतना पड़ा। बाद में ऑर्टन ने खुद कबूला कि अपनी ही बचकानी हरकतों की वजह से उससे वर्ल्ड टाइटल वापस ले लिया गया। I had a rough start, but I knew I had to earn that respect amongst my peers. It's very important. Well, I wouldn't call it confidence. I just called it Randy. This like kind of arrogance. Randy was a cocky kid. I was a bit of an ass. 2006 में ऑर्टन के बैकस्टेज भड़कने वाले किस्से और बढ़ गए। इसी वजह से WWE ने उसे अटलांटा में 4 हफ्ते के एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम में भेज दिया। रैंडी के मुताबिक शुरू के दिनों में वो बस टाइम काट रहा था, लेकिन बाद में उसे महसूस हुआ कि वो वाकई कुछ सीख रहा है। WWE मैगजीन में उसने बाद में कहा कि अब वो अपना आपा खोने की गलती दोबारा नहीं करेगा। उस समय ऐसा लगा कि शायद रैंडी सच में बदल रहा है, लेकिन हकीकत इससे उल्टी निकली। We were all sitting around a steak and they brought our steak, but he literally picked up the steak with his 2 fingers. He goes, "What the hell is this?" to the waitress and tossing the piece of steak at her. Like throws a fresh steak right at him. He goes, "Get me a new one." Really just sitting on top of the world. I'm making a lot of money for someone my age, and I'm living the dream. And I am a cocky son of कुछ ही महीनों बाद WWE के यूरोपियन टूर के दौरान रैंडी इतने बुरे गुस्से में आया कि ऑफिशियल्स ने उसे सीधे घर भेज दिया। उसने अपने होटल रूम की ऐसी हालत कर दी कि करीब $50,000 का नुकसान हो गया। उसके इस भड़कने की सही वजह आज तक साफ नहीं है, लेकिन अफवाहें कहती हैं कि किसी औरत ने उसे ठुकरा दिया था। WWE की नज़र में रैंडी की वैल्यू फिर भी बहुत ज्यादा थी। अब वो कंपनी के सबसे बड़े स्टार्स में गिना जाता था। उसे फिल्म द मरीन 2 में लीड रोल देने की तैयारी की गई। मैनेजमेंट को लगता था कि उसकी इमेज अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो रेसलिंग से बाहर भी बॉक्स ऑफिस खींच सकता है। लेकिन जैसे ही WWE ने ये अनाउंस किया, मरीन सोल्जर की तरफ से जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। उसके पुराने कॉर्पोरेल माइक विन्न ने कहा, उसका चेहरा और मरीन शब्द एक साथ देखकर ही घिन आती है। उसने हमारे देश से मुंह मोड़ लिया था। उसका ये रोल करना हर उस शख्स के लिए शर्म की बात है जो हमारी यूनिफॉर्म पहनता है। उनकी नज़र में ऑर्टन एक मरीन सोल्जर के रोल के लिए बिल्कुल गलत चेहरा था। इस भारी नेगेटिव रिएक्शन के बाद WWE पीछे हट गई और ये रोल टेड डिबियासी जूनियर को दे दिया। लेकिन रैंडी का करियर लगातार ऊपर ही चढ़ता रहा। बड़े बड़े मैचों को वो मेन इवेंट करते और हर बार जबरदस्त परफॉर्मेंस देते। इसमें अब कोई शक नहीं था, वो रेसलिंग की दुनिया के बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुका था। Around me, Randy was always very nice and respectful and worked very hard. बैकस्टेज उसके सही लोगों से अच्छे रिश्ते थे, क्योंकि विंस मैकमैन को रैंडी ऑर्टन बेहद पसंद था। I knock on his door, peek my head in, 9 out of 10 times, no matter who's in there, he'll tell them off so that I can come in and then talk to him, which is pretty cool. विंस और ऑर्टन का रिश्ता थोड़ा खास था। ऑर्टन विंस के सामने भी अपना गुस्सा खुलकर दिखाता था, लेकिन विंस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। He's seen me in dark periods where I've had meltdowns, breakdowns in front of him, beat my head against the wall in front of him. I think he sees a little bit of my crazy in him. उसे ऑर्टन में अपनी ही एक झलक दिखाई देती थी। रैंडी पब्लिक में भी अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाते थे। जरा सी बात पर ही वो भड़क जाते थे। जैसे जैसे रैंडी ऑर्टन फेमस होता गया, उसके मीडिया इंटरव्यूज और पब्लिक अपीयरेंस भी बढ़ते गए। The amount of media
I'm asked to do. It gets crazy. It gets hectic. You know, your off days become like 10 radio stations, 3 news channels, a couple print ads. The Viper, Randy Orton, is in studio with me. We've been waiting for this, man. I have the Viper, Randy Orton. Randy Orton stepping in, WWE superstar. The tough-looking dude sitting right next to us, wrestling superstar Randy Orton. कई बार ऑर्टन को एक ही दिन में 10 से ज़्यादा इंटरव्यूज देने पड़ते थे। उसे ये मीडिया अपीयरेंसेस बिल्कुल पसंद नहीं थे। अनप्रोफेशनल या गलत जवाब निकल जाने का डर उसे नर्वस कर देता था। I get more nervous for what we did this morning than I will for, you know, wrestling for 30 minutes in front of 80,000 people. Oh, you're a hell of an awesome interview. Thank you. You are. He really is. You joking? Really, no, seriously. I've had a lot of people in here. You're awesome. एक बार एक मैक्सिकन न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में रैंडी सबके सामने भड़क उठे। रिपोर्टर लगातार उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछता रहा और बार बार उन्हें कमज़ोर और इंजरी प्रोन कहकर चिढ़ाता रहा, लेकिन रैंडी ने इसे ज़्यादा देर तक सहन नहीं किया। Pretty fragile. I mean, you have been injured in your clavicle, your arms, everywhere. Well, what happens? Just take it easy with that. No. That's really fragile. Listen. No. Hey, You want to talk to me on your own show here and make you look cool? You want to look cool? I'm always Say it to my face. Why are you turning red? I'm serious. I'm serious. I'm serious. No, look at me. 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 Hey, take it. Now say it again. Hey. Say it again. I dare you to say it again. Randy. Call me fragile. I will headbutt your teeth through your skull. Do you hear me? Okay, don't just beat on me. That's not polite. Say something funny again, boy. Say something funny. I'm not trying to be funny. I'm done. ये कोई स्क्रिप्टेड मोमेंट नहीं था और आज तक वो रिपोर्टर रैंडी ऑर्टन से डरता है। एक फैन इंटरव्यू में तो ऑर्टन ने हद ही पार कर दी। एक फैन ने उस पर घमंडी और सेल्फ ऑब्सेस्ड होने का आरोप लगाया और इसके जवाब में ऑर्टन ने सीधा थप्पड़ जड़ दिया। ऐसा ही सीन मिस्टर कैनेडी के साथ मैच के बाद भी हुआ। कैनेडी ने ऑर्टन को एक सुप्लेक्स गलत तरीके से लगा दिया। इससे बैकस्टेज एक बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। ऑर्टन ने कैनेडी पर चिल्लाकर उसे इनसिक्योर और डेंजरस रेसलर कहा। कैनेडी का कहना था कि गलती ऑर्टन की थी। सुप्लेक्स के दौरान उसने ज्यादा जोर से जंप कर दिया था। दोनों के बीच हाथापाई तो नहीं हुई, लेकिन ट्रिपल एच और विंस तक ये बात जरूर पहुंच गई। सिर्फ 4 दिन बाद ही WWE ने मिस्टर कैनेडी को फायर कर दिया। पीछे मुड़कर देखें तो ये साफ है कि कैनेडी की जॉब जाने में ऑर्टन का बड़ा हाथ था। मिस्टर कैनेडी भी यही मानते हैं। रैंडी ऑर्टन के बैकस्टेज कॉन्फ्लिक्ट्स की लिस्ट काफी लंबी है, यहां तक कि उसका टकराव जॉन सीना से भी हुआ। हालांकि आज दोनों के बीच प्रोफेशनल रिस्पेक्ट है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बीच कभी कोई गहरी दोस्ती नहीं हो पाई। I would get very upset with people very quickly. And, you know, I know that it grew on me, like kind of as a reputation, even around work. He was immature. He was getting into a lot of trouble. He was already arrogant. I was an asshole, and maybe I would get respect that way. Maybe it was a little bit of fear, and I took it as respect, and either way, I was fine with it. I was just kind of a prick. Like, I wasn't necessarily everyone's favorite guy. So how long am I going to sit here? Seriously? मी टू मूवमेंट ने ऑर्टन का एक और डरावना पहलू एक्सपोज किया। WWE राइटर कोर्ट बावर का दावा है कि ऑर्टन नए राइटर्स के सामने खुद को एक्सपोज करता और उन्हें सेक्सुअली हैरेस करता था। बावर के मुताबिक ऑर्टन अपना पीनिस दिखाता, पहले अपने जेनिटल को छूता और फिर कहता, मैं रैंडी ऑर्टन हूं, हाथ मिलाओ। हाथ नहीं मिलाओगे मतलब मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। क्या विंस और स्टेफ को बता दूं कि तुम रैंडी ऑर्टन से हाथ नहीं मिलाना चाहती? बावर के अनुसार ऑर्टन का ये रवैया उसके WWE में पूरे टेन्योर तक चलता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इतनी घटनाओं के बाद भी ऑर्टन पर कभी सेक्सुअल हरासमेंट की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। जब WWE से इस बारे में जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस मैटर की जांच करेगी, लेकिन ये जांच कैसे हुई या हुई भी या नहीं, ये आज तक साफ नहीं है।
I was given a second, third, fourth chance, from Vince McMahon coming up when I would get in trouble. That's the Rick Rude theory. Won't make it up. What's up, Jamie? Yeah, baby. रैंडी ऑर्टन को नए रेसलर्स को परखना और उनकी लिमिट्स पुश करना पसंद है। कोडी रोड्स ने इसे खुद एक्सपीरियंस किया है। एक इंटरव्यू में कोडी रोड्स ने रैंडी ऑर्टन से अपनी पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया। कोडी के चेहरे पर स्टिचेस वाला कट था। रैंडी उसे अगले शो तक ड्राइव कर रहा था और हाईवे पर उसने कहा, खिड़की से सिर बाहर निकाल लो, इससे कट जल्दी ठीक हो जाएगा। Going about 80 miles per hour, I stick my head out the window and literally pop, pop, pop. Tuck my head back in the car and just now blood is just running down my face. इसके बाद ऑर्टन उसे एक स्ट्रिप क्लब ले गया और बाहर सिक्योरिटी से झूठ बोला कि वो क्लब ओनर को जानता है। इस जुगाड़ से उन्हें वीआईपी पार्किंग मिल गई। अंदर जाकर ऑर्टन ने स्ट्रिपर्स के साथ डांस किया, यहाँ तक कि एक पर रेसलिंग मूव करने की कोशिश में उसे खतरे में भी डाल दिया। One of the young ladies on his shoulders goes, "Hey, you want to take an F5?" So there's a balcony, right? And he goes, "Whoa!" And like her feet are like dangling over the balcony. And then he pulls her back in. आगे चलकर एक शो के दौरान कोडी ने फिर से ऑर्टन को होटल में तोड़फोड़ करते देखा। ऑर्टन ने दीवार से यूरिनल उखाड़ फेंका और मुस्कुराते हुए हंसने लगा। He had his hands around the urinal and he goes, "Hey, Code, look at this." And he yanked the entire urinal out of the wall. The entire, like the superhuman strength, plaster ripping off the thing, flood just sweeping out in the lobby, and he giggled. अगले दिन पूरे टूर रोस्टर के साथ एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। होटल की सिक्योरिटी भी मौजूद थी और वो पूछ रहे थे कि ये सब किसने किया। He walked up in front of everybody, said, "Hey, I want to know who did it." And it's like, we know, like, this guy is nuts. एक ऑटोग्राफ सेशन के दौरान नया विवाद खड़ा हो गया। रैंडी ऑर्टन ने करीब 12 साल के एक लड़के को बिलो बेल्ट गंदा इशारा कर दिया। Check out the package. Nice, huh? All right. See ya. The editing people must hate me. Sorry. लेकिन फैंस के साथ ये अकेला स्कैंडल नहीं था। 2007 में तो पुलिस लगभग रैंडी ऑर्टन को एक फैन को लूटने के आरोप में पकड़ ही लेती। 2 दोस्त उसके पास आए और बोले कि क्या वो जल्दी से एक फोटो ले सकते हैं। ऑर्टन ने कहा कि हर कोई उससे क्विक फोटो ही चाहता है। फिर उसने कैमरा लिया, मेमोरी कार्ड निकालकर सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उस पल दोनों दोस्तों को समझ ही नहीं आया कि ये उनके साथ क्या हुआ। आसपास खड़े कुछ लोग भी ऑर्टन की इस हरकत से हैरान रह गए, लेकिन नीचे से गुजर रहे एक आदमी ने कैमरा पकड़ लिया और लड़के को वापस लौटा दिया। जब फैन को पता चला कि मेमोरी कार्ड गायब है तो उसने पुलिस को बुला लिया। उसे बस अपना मेमोरी कार्ड वापस चाहिए था। आखिर में ऑर्टन ने उसे $100 दिए, जिस पर उसने साइन करते हुए लिखा, "टू डिपशिट"। फिनिक्स के एक रेडियो स्टेशन को दिए इंटरव्यू में ऑर्टन ने फिर हद पार कर दी। उसने दावा किया कि वो 10 ऐसे रेसलर्स के नाम बता सकता है जिनके साथ कैली सोई थी। अपनी साथी महिला रेसलर को इस तरह स्लट शेम करने पर जबरदस्त हंगामा मच गया। उसके स्टेटमेंट्स को लेकर खूब विवाद हुआ और साथियों के गुस्से से भरे फोन आने लगे। आखिर में रैंडी ने एक लिखित टेक्स्ट स्टेटमेंट जारी करके कैली से पब्लिकली माफी मांगी। ऑर्टन ने ट्विटर पर एक मोटी फीमेल फैन को मिस पिगी कहकर बुलाया। जब इस पर नेगेटिव रिएक्शन आने लगा तो उसने फिर से एक टेक्स्ट स्टेटमेंट के जरिए माफी मांगी। Young and stupid is not an excuse anymore. If you know you're doing dumb stuff and your excuse is that I'm young and stupid, then you shouldn't be doing it because you know better. You're just using that as an excuse to be able to do it. I couldn't have been that much fun to be around at a certain point, It's weird to talk about all this. There's a lot of drugs were involved too. ऑर्टन ने चाहे जितनी भी गलतियां करी हो, हर बार सब कुछ किसी न किसी तरह ठीक हो ही जाता था। इससे उसका घमंड और भी बढ़ता गया। लेकिन एक रात ऐसा नहीं हुआ। यही घमंड उस पर भारी पड़ गया और इसी लापरवाही ने उसकी जान तक को खतरे में डाल दिया। I had these problems. I had these things in my life that I was doing that was, could potentially have killed me.
जब उनकी गर्लफ्रेंड समांथा ने ऑटन को देखा, वो जमीन पर बेजान पड़ा था। वो होश में नहीं आ रहा था तो सैम ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया, जो थोड़ी ही देर में पहुंची और रैंडी को ले गई। Woke up in a hospital one morning and my wife saved my life by calling an ambulance. उस दिन हालात ऐसे थे कि ये उसका आखिरी दिन तक साबित हो सकता था। ओवरडोज का असर इतना खतरनाक था कि वो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता। बाद में आई रिपोर्ट्स में कहा गया कि ऑटन ने शायद अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन ये हकीकत थी या अफवाह, ये बात कभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुई। लेकिन एक बात तो साफ थी, उस रात समांथा स्पिनो ने रैंडी ऑटन की जान बचाई। इसके बाद ऑटन ने $99,000 की रिंग के साथ उसे प्रपोज किया। My wife has stuck with me, stuck by my side. I would have felt guilty leaving because I was more afraid something would happen to him. दोनों की शादी हुई और एक बेटी भी हुई। अपनी बेटी के पैदा होने के बाद ऑटन ने ड्रग रिहैब प्रोग्राम ज्वाइन किया। उसने एक बाइबल वर्स का टैटू भी बनवाया और फेथ से उसका रिश्ता थोड़ा और गहरा हुआ। कई इंटरव्यूज में ऑटन ने बताया कि फैमिली लाइफ ने उसे अंदर से बदल दिया था। अपनी वाइफ और बेटी के लिए जो प्यार वो महसूस करता है, उसी ने उसे पहले से शांत इंसान बना दिया है। And she has made me a better man. लेकिन इसके थोड़े ही समय बाद एक शॉकिंग खबर सामने आई। 2013 में समांथा स्पिनो ने रैंडी ऑर्टन से डिवोर्स फाइल कर दिया। उनकी शादी टूट चुकी थी। थोड़े ही दिन में वजह भी सामने आ गई। रैंडी ऑर्टन को रिंग अनाउंसर जोजो ऑफरमन के साथ एक डेट पर देखा गया। कुछ समय तक जोजो ट्विटर पर वो इकलौती प्रोफाइल थी जिसे ऑर्टन फॉलो करता था। 13 साल का एज डिफरेंस लोगों के लिए काफी शॉकिंग था। रैंडी ऑर्टन ने उस औरत को छोड़ दिया जिसने उनकी जान बचाई थी। समांथा को हमेशा इस बात का डर था कि वह किसी दिन उन्हें छोड़ देंगे, और आखिर में उनका डर सच साबित हुआ। I would always feel bad that I loved him, so. आखिरकार रैंडी के पिता की बात सच साबित हुई। रेस्लर की जिंदगी बाहर से तो चमकदार लगती है, लेकिन फैमिली अक्सर पीछे छूट जाती है। I think in the month of February this year, I was home 4 days, maybe 5. It's tough to be gone so much. डिवोर्स सेटलमेंट में समांथा के हिस्से में $650,000 का बैंक अकाउंट आया, $99,000 की एंगेजमेंट रिंग, उनकी प्रॉपर्टीज में से एक घर और बेटी अलाना की पूरी कस्टडी भी उसी को मिली। रैंडी अब हर महीने $4,500 चाइल्ड सपोर्ट देता है और उसे अपनी बेटी से मिलने के विजिटेशन राइट्स हासिल हैं। ऑटन का ये रिश्ता थोड़े ही समय में टूट गया। अब ये बात करीब करीब साफ मानी जाती है कि उसने कई बार धोखा दिया, जिनमें लेला, केली जैसी रेसलर्स और यहाँ तक कि इसमें प्रेजेंट वाइफ किम भी शामिल हैं। एक इंटरव्यू में किम ने बताया कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई। उसके बेटे रैंडी ऑर्टन के बड़े फैंस थे और जब उन्होंने टीवी पर ऑर्टन को देखा, वो उन्हें हैंडसम लगे। I'm trying to play it so cool. Yeah, I'm like, my name is Kim. मैच के बाद रैंडी उसके पास आए और उसे एक सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर का नंबर दिया। उसी के जरिए उसे किम का नंबर मिला और उसी शाम दोनों अपनी पहली डेट पर गए। ये सब 2012 में हुआ, जब रैंडी समांथा से शादीशुदा था। रैंडी और किम आज भी साथ हैं और खुद को सोलमेट्स कहते हैं। दोनों का बर्थडे भी एक ही दिन 1 अप्रैल को पड़ता है और उनकी एक बेटी है जिसका नाम ब्रुकलिन रोज है। उसके रीसेंट रिटर्न पर उसकी वाइफ और बच्चे रिंग के बिल्कुल पास बैठे थे और हर मूव पर उसके लिए चीयर कर रहे थे। बहुत लोग कहते हैं कि वो बदल चुके हैं। पीछे मुड़कर वो मानते हैं कि उसने अपनी जिंदगी में कई बड़ी गलतियां की हैं। That was like my armor. I was a asshole, I think, because I wanted people to respect me. Some of that I was pulling, and some of it just dumb, immature kid shit. ये कहना मुश्किल है कि रैंडी ऑर्टन सच में इतना ज्यादा बदल चुका है या नहीं, या बस वो अपना गुस्सा संभालना सीख गया है। लेकिन
कोडी रोड्स इस बात से सहमत नहीं है कि रैंडी ऑर्टन इतना ज्यादा बदल चुके हैं। I was told that Randy is like a family man now and doesn't get in trouble, and I won't have it. आज भी रैंडी ऑर्टन को लेकर कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स सामने आती रहती हैं। कहा जाता है कि उसने केविन ओवेंस की अपीयरेंस और वजन का मजाक उड़ाया और उसे डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट किया। खबरें ये भी रही हैं कि ऑर्टन ने बैक स्टेज सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस दोनों का पुश रोकने की कोशिश तक करी। बताया जाता है कि कुछ साल पहले रेंस और ऑर्टन के बीच बैक स्टेज काफी गर्मागर्म बहस भी हुई थी। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बावजूद मैट रिडल के साथ भी ऑर्टन की नहीं बनी। ऑर्टन का मानना था रिडल उसे वो रिस्पेक्ट नहीं देता जो उसे मिलनी चाहिए थी। ये तो तय है कि रैंडी ऑर्टन की डार्क साइड पूरी तरह गायब नहीं हुई, पर अब वो काफी हद तक छुपी हुई है। आज ऑर्टन पहले से कहीं ज्यादा समझदार और प्रोफेशनल नजर आते हैं, लेकिन कभी-कभी वो पुराना रैंडी ऑर्टन फिर से सामने आ जाता है।